एक तो नंबर अभी 57 57.5 के आसपास आया है जो आधिकारिक है, और वो अभी जब बैलेट वाले भी, पोस्टल बैलेट भी गिन लिए जाएंगे, हो सकता है उसमें आए। एक तो आप सबसे पहले ये बताइए, इस मत प्रतिशत जो दूसरे चरण के बाद 26 तारीख को बहुत चर्चा हुई कि नहीं बढ़ पाया है, नहीं बढ़ पाया, तीसरे चरण में भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि जो आखिरी सेटलमेंट होगा, मेरे समझ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 62-63 के आसपास आ सकता है, इससे ज़्यादा अब नहीं लग रहा है कि आएगा। आता है तो उस पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन पहली आपकी इस पे टिप्पणी। नहीं, देखिए, एक चीज तो है कि इस चुनाव में वो गर्मी जो 2019 में थी वो नहीं है। और वो खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, लगभग पूरे देश में है। एक चीज और भी है कि जो कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा जो पूरे देश में संचालित करे, पूरे देश के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, वो भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जो पिछले चुनाव में था कुछ। और हो ये रहा है, खास करके जो अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की तरफ आप ले जाएं, भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स जो कर पा रहा है, जितनी मेरी समझ है और जो अभी तक मैं समझ पाया, उनके अंदर थोड़ी नाराजगी पनपी है। पर नाराजगी पनपी है, लेकिन होता क्या है कि जब आप एक बार ओपन में, अभी हुआ क्या है पिछले दिनों में जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुए, उसमें ज्यादातर लोग अपनी पार्टी बंदी, अपनी खेमे खेमे बंदी के साथ एक्सपोज है। उनका क्लियर है कि हम फलानी जगह पर हैं, फलानी जगह पर आप हो। ये जो एक कॉमन होता था जिसको हम फ्लोटिंग वोटर्स कहते थे, इसकी संख्या बड़ी कम हो गई थी। तो फ्लोटिंग वोटर्स के पास तो सुविधा रहती है कि भाई वो अपने हिसाब से उसको मुद्दे जो पसंद आएंगे उस समय, वर्तमान समय में जो पार्टी पसंद आएगी उधर वो आते जाते रहे। पर बीच के दिनों में, लास्ट 10 ईयर्स में आप देखोगे कि जिस तरीके का पॉलिटिक्स हुआ है और आइडेंटिटी एक मतलब इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूमती है पॉलिटिक्स पूरे, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो चाहे नेशनल इलेक्शन हो। स्टेट में होगा तो नीतीश कुमार, तेजस्वी जी आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, और मतलब पार्टी कहीं पीछे रह जा रही है और इंडिविजुअल्स के प्रति लोगों का एक आकर्षण रहा। अब क्या हुआ है कि नाराजगी जब पनपनी शुरू हुई है तो एक वो तुरंत अपना खेमा बदल नहीं सकते, तुरंत खुल के किसी और पक्ष में नहीं जा सकते। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि पहला क्या किया, उन्होंने चुप्पी साधना शुरू किया। और जब आप चुप्पी साधते हो, किसी जिस पक्ष के साथ आप खड़े थे अब उसके साथ दोबारा खड़ा नहीं होना चाहते, लेकिन अभी आपके पास एक अंडर कंपल्सन है, आप वहां नहीं, तो ये एक मुझे लगता है कि एक फैक्टर हो सकता ठीक, है। तो एक तो ये सुधांशु है जी, जो जो शुरुआती आपका मानना है कि अब की एक किसी राष्ट्रीय मुद्दे की, राम मंदिर, 370 कश्मीर से हटाई, जम्मू कश्मीर से, उस पे, या मैंने विकास किया है, ये नारों में दिखी, इसको बहुत ज़्यादा, ये जब वोटिंग लाइन में लगा तो शायद बटन कहीं और दब रहा था, कुछ और मुद्दे थे। मैं, जी बिलाल जी, जो ये 10 सीटें हैं, जिस तरीके से उसकी बात चली कि 8-2 क्या ले पाएंगे, या जो एकजुट परिवार लेके अखिलेश आए हैं, और ये चुनाव मुलायम सिंह की निधन के और कल्याण सिंह के निधन के बाद ये पहला चुनाव है, ये कल्याण सिंह की भी कर्म भूमि रही है और ये मुलायम सिंह की भी कर्म भूमि रही है। यादव लैंड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर परिवार के 3 लोग एक साथ लड़ रहे हैं चुनाव, डिंपल यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव। आपको क्या लग रहा है, अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें, कि क्या कुछ बदलती हुई तस्वीर नजर आई आपको आज के वोटिंग पैटर्न में? जिस तरीके से सुधांशु जी ने कहा कि एक मुद्दे पे वोट नहीं पड़ा, अभी मैं आऊंगा कि बरेली में कैसे संतोष गंगवार की कमी, मतलब उनका टिकट काटना कितना महंगा पड़ा, लेकिन पहली आपकी एक रिएक्शन कि ये आज के वोटिंग पैटर्न पे आपका क्या कहना है? देखिए पुष्कर भाई, आज आज का वोटिंग पैटर्न एक तो परसेंटेज के एतबार से देखा जा सकता है, एक एक वोटिंग ट्रेंड एक अलग चीज होती है, दोनों में फर्क होता है। जी। तो वोटिंग परसेंटेज का तो आपने जिक्र ही कर दिया, जी। लेकिन अगर वोटिंग ट्रेंड की बात करें, तो वोटिंग ट्रेंड, क्योंकि आप इसको, आप हम सब लोग इस पर बात पे सहमत है कि ये ब्रजभूमि या रुहेलखंड का एरिया है, यहाँ जी। यादव समुदाय का दबदबा है।
और साथ ही साथ यहाँ पर एक अल्पसंख्यक समुदाय की भी अच्छी खासी जनसंख्या है। लेकिन अभी तक होता क्या था कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीन जो चुनाव लड़ने का अंदाज होता था, या कहिए कि उनका जो स्टाइल होता था, वो यादव गैर यादव ओबीसी को पोलराइज किया करते थे समाजवादी के विरुद्ध या यादव के विरुद्ध, जिसमें खास तौर से लोधा बरादरी है, में शाक्य बरादरी है, काछे बरादरी है, कुर्मी लोग हैं। ये गैर यादव जो ओबीसी है, इसका प्रयोग क्या करती थी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, एक परिवारवाद के खिलाफ। अब देखना यह है कि इस बार जो गैर यादव ओबीसी है वो किस पैटर्न पे वोट कर रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इस चुनाव को बहुत ही एक डिफरेंट लीग पर, डिफरेंट पैटर्न पे लड़ना चाहते हैं। मैं उसी पैटर्न की बात कर रहा था, क्योंकि ये वो सीटें हैं 10 जहां पे मुस्लिम बाहुल्य भी है। और पैटर्न की बात मैंने ट्रेंड की इसलिए नहीं पूछी, पैटर्न की संभल हो, बदायूं हो, आंवला हो, इन 3 सीटों पे कम से कम मायावती का कैंडिडेट एटा हो। 4 सीटें जो ऐसी दिख रही हैं जहां मुस्लिम कैंडिडेट, जो अखिलेश यादव की इंजीनियरिंग एक नई आई है कि गैर यादव को टिकट देके, शाक, मौर्य, इनको देके, जो उन्होंने सोचा कि ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन है ही तो मुस्लिम कहीं जाएगा नहीं, यादव उनके साथ है। तो मैं इस वजह से कहा, क्या पैटर्न आपने कुछ देखा कि उनकी सोच पे पड़ा? हाँ, मैं उसी लाइन पर आ रहा था, आपने बहुत अच्छी तरह मुझे याद दिलाया जी। और बहुत अच्छा सवाल किया पुष्कर जी। तो जो मैं बात कह रहा था, जो गैर यादव बरादरियां ओबीसी की, वो इस बार बेसिकली, क्योंकि देश के अंदर 2 तरीके के नैरेटिव्स काम कर रहे हैं। एक तो धरातल पे एक नैरेटिव काम कर रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर इस पूरे चुनाव को अपनी पॉलिटिकल कॉल, जो उनका स्टाइल है, उस पर खींचना चाहते हैं। तो जो पैटर्न हमें दिखा है आज, सबसे बड़ा जो मुझे चेंज दिखा, क्योंकि देखिए तीसरे चरण का चुनाव है, ये बहुत ही डिसाइसिव चुनाव है, और ये चुनाव एक तरह से सोच लीजिए कि बीच रास्ते में आके खड़ा हो गया है। यहाँ पर जो भी बाजी मार लेगा वो बढ़त बनाता चला जाएगा। हुआ क्या है कि आज आपने देखा होगा कि एक तरह का सेंसेशनलाइज वीडियो चल रहा था, जिसको मैं सभी टेलीविजन चैनल पे रीड कर रहा था, कि अखिलेश यादव जब मंदिर से बाहर निकले तो बताया गया कि साहब वो मंदिर को धोया गया। तो इसने एक सेंसेशन ओबीसी बरादरी में पैदा किया है, और ये सेंसेशन कहीं गैर ओबीसी यादव को भी उसी पाले में ला के खड़ा कर दे, जिसकी कोशिश समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले के थ्रू कर रही थी। और आप देख रहे होंगे कि बसपा का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 2 धारी तलवार की तरह काम कर रहा है। वो जहां एक तरफ भाजपा को भी काउंटर करता है, वहां समाजवादी पार्टी को भी काउंटर करता है। लेकिन उसका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, उसका जो जीत का कॉम्बिनेशन है, या तो वो दलित मुस्लिम के साथ बनता है या दलित गैर यादव बिरादरी के साथ बनता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि बसपा कितना स्कोर कर पाती है। गैर यादव को अगर बसपा ले पाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है, और अगर बसपा गैर यादव को नहीं ले पाती है तो मेरा ख्याल है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में एक क्लोज टाई है। हालांकि अब तक की जो 10 सीटें, उसमें से अब तक का जो स्कोर है उसमें 8 भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जो ट्रेंड हमें रिपोर्टिंग के माध्यम से आज मिला, उसमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस चरण में थोड़ा सा 21 है। इस चरण में 21 है। गिरीश जी, एक जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे बीएसपी को लेके। जो बीएसपी ने अपने कैंडिडेट प्रथम चरण और द्वितीय चरण में उतारे, और तृतीय चरण में भी जो देखने को मिला है यादव लैंड में, और खास तौर से यादव परिवार, मैं मैनपुरी की बात करूं, वहां यादव कैंडिडेट दे दिया उन्होंने शिव प्रसाद यादव को। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बिलाल जी ने कहा कि 21 दिख रही है, लेकिन उन्होंने उसमें राइडर वही लगाया कि गैर ओबीसी वाले, वो जो उन्होंने इंजीनियरिंग की है, एटा में शाक्य को लड़ाया है, या पूरे आप सिनेरियो में देखिए, अब तो हर जगह टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो गए 80 सीटों पे, उन्होंने अपने 62 टिकटों में सिर्फ 5 यादव लड़ाए, कुर्मी 11 लड़ाए, और जातियां लड़ाई, मुस्लिम लड़वाए, लेकिन कोई भी
एक यादव और मुस्लिम बाहुल्य की टिकट बंटवारा नहीं दिखा, जो अखिलेश पे आरोप भी लगा। तो आप क्या देख रहे हैं, बसपा जो इन 10 सीटों पे, मैंने 4 सीटों पे नाम गिनाए, ये क्या नुकसान पहुंचाने जा रही है, या बसपा को इस बार जनता, चाहे वो जाटव वोटर हो या वो मान के चल रही है कि संभल की सीट पे भी शौलत अली है, वो केवल खेल बिगाड़ने आ रहे हैं? आप अपने को अनम्यूट करें जरा सा, पहले अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट करना हो गया आपका, आवाज आने लगी। अच्छा अच्छा जी 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 जी, आप बोलिए। क्या हुआ? हो गया, आपकी आवाज आ गई, सही हो गया फ्रेम। आप मेरी आवाज और वो आ रही है ना? नहीं, आ गई हेलो तस्वीर। जी जी, मैं इस चुनाव को कुछ इस तरह देखता हूं चौहान जी, जी कि इस बार का ये चुनाव जो मुद्दे या कृत्रिम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने गढ़े थे, उससे बहुत दूर आ गया है। और जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, सब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के एमएसपी का सवाल और उस पर उसकी बेचैनी, ये सारे मुद्दे उभर करके सामने आ गए हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मैं यही देख रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि पहले चरण में जो बात थी, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी प्रद बात दूसरे चरण में हुई, और दूसरे चरण से ज्यादा परेशानी की बात तीसरे चरण में होने जा रही है। क्योंकि ये चुनाव 1977 के इमरजेंसी के बाद जैसा चुनाव बनता जा रहा है। इसमें पार्टियों और नेताओं से ज्यादा जनता लड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी। अब बात यह है कि बीएसपी ने तो जो उसकी लाइन है कि इंडिया गठबंधन को डैमेज करो, तो वो अख्तियार किया है। कहीं कहीं इत्तेफाक से वो भारतीय जनता पार्टी को भी डैमेज कर रही है। तो ये जो 4 सीटें हैं और अन्य सीटों पर भी उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो इस ढंग से उतारे हैं कि किसी के वोट काटने के लिए उतारे हैं, वो जीतने के लिए नहीं उतारे हैं। उनकी रणनीति है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती जी की, कि किसी तरह अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा लिया जाए और अगले विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार की जाए। तो उन्होंने ये परवाह नहीं की जीत होगी या जीत नहीं होगी, उन्होंने परवाह ये की उनका वोट बैंक बढ़े, और उससे किसकी हानि होती है उसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। लेकिन फिर भी उनके अधिकतर प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की ही को ही हानि पहुंचा रहे हैं।